हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 6 जनवरी और 9 जनवरी को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है। सही जवाब हो जाएगा, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इन सभी फैक्ट को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है बडेली का शिलालेख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बडली का शिलालेख, यह अभिलेख गौरी शंकर हीराचंद ओझा को विलोत माता के मंदिर में मिला था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप। तीसरा क्वेश्चन, जगन्नाथ कछवा की छतरी, जगन्नाथ कछवा की छतरी सिले ये कहां पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा, जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है। तो मांडलगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ से 32 खंभों की जगन्नाथ कछवा की छतरी है, जिसे सिंहेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है और फैक्ट ऐसे आप फैक्ट भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था विराटनगर, ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था। विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था। तो सही जवाब हो जाएगा, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार था जैता, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विजय स्तंभ को जीत का प्रतीक माना जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के निमित्त इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर पूछा जाए पेपर में कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा ने। कब कराया था, 1448 ईस्वी में कराया था। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो जयगढ़ दुर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
जयपुर में जयगढ़ किले पर रखी हुई तोप एशिया में सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसके साइज का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि इसके गोले से शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में तालाब बन गया था। आज भी यह तालाब मौजूद है और गांव के लोगों की प्यास बुझा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर बना जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 1726 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉपी पर नोट करते चलिए। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल ये कहां पर स्थित है? हवा महल कहां पर स्थित है? तो हवा महल सही जवाब हो जाएगा जयपुर में स्थित है। तो जयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था। पहला फैक्ट आपको ये याद करना है। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। उस्ता लाल चंद ने इसका डिजाइन किया था। अगर पूछा जाए पेपर में कि हवा महल का डिजाइन किसने किया था, तो हवा महल का डिजाइन उस्ता लालचंद ने किया था। 953 झरोखे वाले मशहूर हवा महल की खासियत यह है कि हर झरोके से एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जा सकता है। रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, लव गार्डन किस जिले में स्थित है? लव गार्डन सही जवाब हो जाएगा। लव गार्डन जो है भीलवाड़ा में स्थित है। तो भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 9वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में आता है, जिन्हें बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपको याद कर लेना है। अरब सागर की ओर मानसून थार रेगिस्तान पर एक निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। यह भी पॉइंट आपको याद करना है। यह बंगाल की खाड़ी के मानसून की तुलना में काफी मजबूत है। ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? सही जवाब हो जाएगा राज्य के दक्षिणी भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की जो मात्रा है वो बनी रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त जलवायु है तथा दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अदृश्य और उप आर्द्र जलवायु है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन है, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। करेक्ट है। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है? राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, 57 से 58 सेंटीमीटर। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में वर्षा का औसत 57 से 58 सेंटीमीटर होता है। वर्षा मापी यंत्र रेनोमीटर होता है। यह भी आपको फैक्ट याद कर लेना है, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप। 13वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी मरुस्थलीय क्षेत्र। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है काली मृदा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से संबंधित। देखिए गाइस, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ जिले का पूर्वी भाग शामिल है। यहाँ लावा मिश्रित शैल व विध्यन शैलों का सम्मिश्रण है। इस पठारी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इस क्षेत्र में काली व लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन देखेगा, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं वायु। तो वायु आपका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक वायु है। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा 16वां क्वेश्चन क्या है, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। पहला क्या है, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण। बी है सिंचाई के साधनों का विकास। सी है शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चराई पर नियंत्रण। 17वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति एवं नग्न चट्टानें। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा का प्रवेश करती हैं। अरावली पर्वतमाला के मानसून की समांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। राज्य का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है, जबकि राज्य का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही जिला। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ है राजस्थान का, और जबकि राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल जो है वो है सिरोही जिला। ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है, जबकि सबसे शुष्क जिला है जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सारे फैक्ट आप कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। 18वां क्वेश्चन देखेगा, क्या है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती हैं। सही जवाब हो जाएगा, यह प्रक्रिया है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी निचली परतों से मिट्टी की ऊपरी परतों तक कोशिकाओं के माध्यम से जल केशिका क्रिया द्वारा अम्ल और क्षारीय तत्वों से संतृप्त हो जाती हैं। 19वां क्वेश्चन देखेगा, क्या है, बनास किस नदी की सहायक नदी है। बनास किस नदी की सहायक नदी है। तो बनास जो है गाइस, ये चंबल नदी की सहायक नदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बनास नदी, बनास रिवर भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है, जो आगे जाकर गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना कहां विकसित की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माही बजाज सागर परियोजना। ये बांसवाड़ा में
विकसित की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, माही बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांध का निर्माण कब हुआ था? 1972 और 1983 के बीच पन बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया था। यह राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान की फतेह सागर झील उदयपुर में वेधशाला स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, उदयपुर और वेधशाला, उदयपुर राजस्थान भारत की फतेह सागर झील के एक द्वीप में स्थित है। उदयपुर का आसमान और पर्यवेक्षण के लिए काफ़ी अनुकूल है। इस वेधशाला को दक्षिण कैलिफोर्निया की विंग वियर झील में स्थित सौर वेधशाला के तर्ज पर डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में सन 1976 में बनवाया गया था। तो सारे फैक्ट ये आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा 22वां, जिगजैंग बांध किस जिले में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा जिगजैंग बांध जो है ये बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। 23वां क्वेश्चन है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? सही जवाब हो जाएगा काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, काली सिंध का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में है। बागली से निकलकर काली सिंध शाजापुर और राजगढ़ जिले से प्रवाहित होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे फैक्ट कॉपी पर नोट कर लीजिए। 24वां क्वेश्चन देखेगा, डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर का देव सोमनाथ का जो मंदिर है ये सोम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, देव सोमनाथ देव गांव में स्थित है जो डूंगरपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और यह सोम नदी के किनारे स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में विक्रम संवत के शासनकाल में हुआ। यह मंदिर सफेद पत्थर से बना है जो संपूर्ण संरचना को एक आभा प्रदान करता है। पर्यटक इस मंदिर की दीवारों पर कई शिलालेख देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है। कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा गारो जनजाति जो है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी। 26वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान से विशिष्ट रूप से आघात युग जनजाति पीटीजी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? पीटीजी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पीटीजी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है जिसका अर्थ जंगल होता है। यह राजस्थान राज्य की एकमात्र आदिम जाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी में शामिल किया है। यह 12 जिले की किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में निवास करती हैं। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित कर सहरिया वर्ग के विकास के लिए सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2.73 लाख है जिसमें से सहरिया क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.02 लाख है जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 37.44% है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 27वां क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो 9 अगस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है?
तो भीलों में छेड़ा फाड़ना को कहते हैं तलाक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तलाक। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भीलों में विवाह विच्छेद की एक प्रक्रिया पति अपनी पत्नी को दुपट्टे का कुछ हिस्सा फाड़कर देता है तो उसे संबंध विच्छेद मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29वां। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? देखिए, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान जो है ये कौन पहनता है? तो राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान जो हैं ये पहनते हैं अविवाहित महिला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए। देखिए, पहला फैक्ट क्या है? कटकी ओढ़नी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यह विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं के लिए है। इसे पबली भंता की ओढ़नी भी कहा जाता है। इसे जो है पबली भंता की ओढ़नी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में आदिवासी अविवाहित महिलाओं को कटकी कहा जाता है, यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सारे फैक्ट एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कू क्या है। यहां पे बात हो रही है कू की, तो कू क्या है? तो कू जो है भील जनजाति का घर है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।